हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डीएनए की संरचना। तो चलिए शुरू करते हैं। डीएनए की संरचना को समझने से पहले हम निम्न बातों को समझते हैं। डीएनए जो होता है कोशिका में पाया जाने वाला एक जैव अणु होता है। जैव अणु वे अणु होते हैं जो जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। पेंटोस शर्करा, पेंटोस शर्करा 5 कार्बन वाली एक शर्करा होती है जो एक कार्बोहाइड्रेट होता है। ये पेंटोस शर्करा भी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। राइबोस शर्करा जो आरएनए के निर्माण में भाग लेती है, जबकि डीऑक्सीराइबोस शर्करा जो डीएनए के निर्माण में भाग लेती है। जब राइबोस शर्करा नाइट्रोजिनस क्षार एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन ये चारों डीएनए के अंदर पाए जाते हैं। इनमें से कोई एक नाइट्रोजिनस क्षार और फास्फोरिक अम्ल जब कनेक्ट होते हैं, मतलब आपस में जुड़ते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। मतलब न्यूक्लियोटाइड के एक अणु का निर्माण एक अणु राइबोस शर्करा, एक अणु नाइट्रोजिनस क्षार और एक अणु फास्फोरिक अम्ल तीनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। जब न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते जाते हैं, गो ऑन बहुत सारे जुड़ जाते हैं, तब बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो जो डीएनए का अणु होता है वो एक तरह से कौन सा अणु होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड अणु होता है। अब आइए इसके आगे समझते हैं। डीएनए की जो संरचना का मॉडल था उससे संबंधित ऑब्जेक्टिव में ये पॉइंट आपकी मदद करेंगे। पहला, डीएनए की संरचना जो दी थी वो वाटसन और क्रिक ने दी थी, इसलिए डीएनए की संरचना के मॉडल को बोलते हैं वाटसन और क्रिक का मॉडल। यह मॉडल 1953 में दिया गया था, जिसके लिए वाटसन और क्रिक को 1962 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इनकी जो डीएनए की संरचना थी वो बी डीएनए पर आधारित थी। डीएनए के भी टाइप होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए। उसके लिए हम इस टॉपिक पे अलग से वीडियो बनाएंगे। डीएनए की जो संरचना दी थी उन्होंने वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी प्रयोग पर दी थी। ठीक है। इस चित्र में न्यूक्लियोटाइड का विनिमयक दर्शाया गया है। जैसा कि हम जानते हैं न्यूक्लियोटाइड का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो शुगर, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजिनस क्षार से मिलकर बना होता है। तो ये सब शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे मॉलिक्यूल फास्फोरिक एसिड के हैं और ये सब नाइट्रोजिनस क्षार है। शुगर, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजिनस क्षार ये तीनों मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड की रचना। इसका मतलब ये इतना जो आधा भाग है वो एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, इधर का जो भाग है वो दूसरी न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है। इन दोनों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जो है वो नाइट्रोजिनस क्षारों की मदद से जुड़ी हुई है। यहाँ पर जो ये आपको दिख रही है जिस बंध के द्वारा ये जुड़े हुए हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। डीएनए की संरचना के निर्माण के लिए हमने एक काल्पनिक अक्ष बना लिया है। चूँकि हम जानते हैं कि डीएनए की संरचना में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है, उन्हें बनाने के लिए हमने 2 आधार बना लिए हैं। इसी पे हम उन श्रृंखलाओं का निर्माण शुरू करेंगे। यहाँ हमने इसको ड्रा कर लिया है और इस जगह को हमने खाली छोड़ दिया है। यहाँ पर हम शो करेंगे कि किस तरह शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजिनस क्षार जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम शुगर लिख देंगे, शुगर, फिर ये शुगर जुड़ा होता फास्फेट से, तो यहाँ लिख देंगे फास्फेट, फिर से लिख देंगे शुगर, फिर से फास्फेट, शुगर, फास्फेट, शुगर। इस तरह से हम इस चेन पर भी शो कर देंगे। शर्करा और फास्फोरिक अम्ल बनाने के बाद हम शर्कराओं से क्षारों को जोड़ते हैं। तो ये शर्करा पर हम एडिनिन क्षार ले लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं एडिनिन। एडिनिन हमेशा जुड़ा होता है थाइमिन से। ऐसे ही शुगर पर हम लिख देते हैं, शर्करा पर लिख देते हैं ग्वानिन, तो ग्वानिन जुड़ा होता है हमेशा साइटोसिन से। ऐसे यहाँ पर हम लिख देते हैं थाइमिन, तो इधर लिख देंगे एडिनिन, और अगर इधर ग्वानिन लिखते हैं तो इधर लिख देते हैं साइटोसिन। ये एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन ये हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, पर हमें ये ध्यान रखना है एडिनिन के सामने हमेशा थाइमिन रहेगा और ग्वानिन के सामने हमेशा साइटोसिन ही रहेगा। और ये भी ध्यान रखना है कि एडिनिन और थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड बनाना है और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है। तो हम इस पर बना देते हैं। ये हमने यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड शो कर दी। यहाँ पे 2 थी तो हमने 2 बना दी, और यहाँ पर 3 थी तो हम 3 बना देंगे। जिस प्रकार यहाँ पर हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई है ऐसे यहाँ पर भी होगी। यहाँ हमने बस शो नहीं करी है, तो यहाँ पर भी हम बना देते हैं इस तरह से।
भी हमें बता रही है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहाँ पे भी क्षारें आपस में जुड़ी हुई है। श्रृंखलाओं पे क्षार युग्मों को शो करने के बाद हम देखते हैं कि जैसे डीएनए के सिरे होते हैं, तो अगर ये 3 सिरा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में 5 सिरा होगा। अगर ये 5 सिरा है तो इसके 3 डेज सिरे की तरफ होगा। क्षार युग्म शो करने के बाद हम ये समझते हैं कि डीएनए की कुंडलिनी क्या होती है। डीएनए जो ये अक्ष पर है, ये अक्ष पर कुंडलित होता है, तो इसकी एक कुंडलिनी होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको बोलते हैं डीएनए की एक कुंडलिनी, जिसकी लंबाई होती है 34 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह हम देखते हैं कि ये क्षार युग्म है, ये क्षार युग्म का एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, तो इन क्षार युग्मों के मध्य की दूरी होती 3.4 एंगस्ट्रॉम, जबकि जो कुंडलिनी की लंबाई होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये होती है 34 एंगस्ट्रॉम। अगर 34 को 3.4 से डिवाइड करें तो 10 आता है, मतलब एक कुंडलिनी में कुल 10 जोड़ी क्षार जोड़े पाए जाते हैं। डीएनए की जो कुंडलिनी का व्यास होता है, मतलब इसकी चौड़ाई जो करीब यहाँ तक है और इस तरफ ही यहाँ तक बाहर निकला हुआ है, तो ये जो चौड़ाई होगी ये लगभग 20 एंगस्ट्रॉम होती है, जिसे भी हम चित्र में दर्शा देते हैं। तो डीएनए की कुंडलिनी का व्यास हो गया 20 एंगस्ट्रॉम। अब हम इस पे नाम शो कर देते हैं। ये डीएनए के चित्र पे हमने नामकरण कर दिया है। ये है शर्करा फास्फेट की श्रृंखला, ये है क्षार जोड़े, ये क्षार जोड़ों के बीच में पाए जाने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड, ये डीएनए का अक्ष, ये डीएनए की कुंडलिनी की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम, ये क्षार जोड़ों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम और ये डीएनए की कुंडलिनी का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा डीएनए का चित्र कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसके बारे में अगर थ्योरेटिकल लिखना है तो हमें उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम चित्र को देखकर लिख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है, डीएनए की 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है। ये 2 श्रृंखला हो गई। दोनों श्रृंखलाओं के स्तंभ होते हैं वो शर्करा और फास्फेट के बने होते हैं। दोनों श्रृंखलाएं जो होती है वो नाइट्रोजिनस क्षार के द्वारा जुड़ी होती है। एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध और ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। प्रत्येक कुंडलिनी का जो हर घुमाव होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। 2 क्षारक जोड़ों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। डीएनए कुंडलिनी का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है। और हम जानते हैं कि यहाँ पर हर कुंडलिनी में 10 जोड़ी क्षारक जोड़े पाए जाते हैं। तो सिंपल है, चित्र देख देख कर हम लिख सकते हैं।